गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अपना जो लेसन चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, संविधान का जो निर्माण है उसका जो अगला पार्ट है 3.4 गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी जो गाइडिंग वैल्यूज़ हैं, जो हमारे मार्गदर्शक जो मूल्य हैं किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस यानी भारतीय संविधान के, वो क्या है वो हम आज पढ़ेंगे। इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी ये जो बुक है इसमें हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे। वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजंस, यानी जो सटीक जो प्रावधान है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषयों के अंदर जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसके जो सटीक जो प्रावधान है उनके बारे में हमें अध्ययन करेंगे। एट दिस स्टेज लेट अस बीइंग बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलॉसफी of what our constitution is all about. At this stage पर let us being by understanding the overall philosophy, यानी ओवरऑल जो कंप्लीट जो फिलोसफी है, जो कंप्लीट दर्शन है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, जो संविधान का, इज ऑल अबाउट कंप्लीटली क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। वी कैन डू दिस इन टू वेज, इसको हम दो प्रकार से दे सकते हैं, इसके दो रास्ते हैं देखने के। We can understand it by reading the views of some of our major leaders on our constitutions, यानी इसका जो पहला जो व्यू है वो तो क्या है, जो पहला वे है, जो पहला रास्ता है वो क्या है, we can understand, हम समझ सकते हैं it by reading the views of some our major leaders, यानी हमारे कुछ जो मुख्य जो लीडर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करने वाले जो लीडर्स हैं, उनमें जो कुछ लीडर्स थे उनके क्या व्यू हैं उनको पढ़ करके। सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान को जो बनाने में जो कुछ मुख्य जो लीडर थे उनके क्या व्यूज थे उनको पढ़ करके एक तो। बट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इट ओन फिलोसफी, लेकिन साथ साथ सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो है, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कह रहा है अपनी खुद की फिलोसफी के बारे में, ओन फिलोसफी के बारे में, जो हमारा जो संविधान है वो इसका दर्शन क्या है। दिस इज व्हाट द प्रेम्बल टू बी कॉन्स्टिट्यूशन डज, यानी जो संविधान है इसकी प्रस्तावना, प्रेम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में क्या लिखा गया है। लेट अस टर्न टू दिस वन बाय वन, चलो हम इसको एक एक करके देखते हैं क्या है। सबसे पहला आता है द ड्रीम एंड द प्रोमिस, यानी जो वादा और जो सपना है वो क्या है। Some of you may have noticed a name missing from the sketch of the makers of the Constitution, महात्मा गांधी। Some of you, यानी तुम्हारे में से कुछ ने have noticed, इस चीज को नोटिस किया होगा क्या, a name missing, एक नाम गायब है, from the sketch of the makers of constitutions, यानी जो संविधान निर्माताओं का जो एक स्केच है उसके अंदर एक नाम मिसिंग है। ये तुम में से किसी ने नोटिस किया होगा। वो कौन सा नाम है, महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी है वो संविधान निर्माता जो सभा थी जिन्होंने संविधान को लिखा है, बनाया है, जिन्होंने उनकी मतलब जो चेयरमैन किया है, लीडरशिप की है, ड्राफ्टिंग कमेटी है, किसी में भी महात्मा गांधी का नाम नहीं है। ही वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो महात्मा गांधी हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसके सदस्य नहीं थे। यट देयर वॉज मैनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन, लेकिन बहुत सारे जो सदस्य थे वो उनके विजन को फॉलो करते हैं। सदस्य किसके, जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थे उसके कुछ सदस्य थे, 299 मेंबर्स थे, उनमें से बहुत सारे ऐसे सदस्य थे जो महात्मा गांधी जी का जो विजन है उसको फॉलो करते थे। ईयर्स एगो राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931, कुछ साल पहले उन्होंने अपनी एक मैगजीन लिखी थी 1931 में, क्या नाम था, यंग इंडिया, यानी युवा भारत। ही हैड स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू, उन्होंने इसके अंदर सारा कुछ लिखा है कि वो जो संविधान बनेगा उसमें क्या कुछ होना चाहिए। अब वो क्या है ये देखिए, आपको दिखाई दे रहे हैं ये, अगर दूर से स्केच को आप देखेंगे तो ये महात्मा गांधी ही हैं, और इन्होंने अपना एक यंग इंडिया के अंदर 1931 के अंदर जो चीजें लिखी थी उसमें क्या चीजें लिखी थी, एक पैराग्राफ है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं पढ़ के। आई शैल स्ट्राइव फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन
विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रेलडम एंड पेट्रोन्स। इसका मतलब ये है कि भाई आई सेल स्ट्राइव, यानी मैं प्रयास करूंगा फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान के लिए, विच विल रिलीज इंडिया, जो भारत को मुक्त रखे, फ्रॉम ऑल थ्रेलडम, सभी प्रकार की दासता से, एंड पेट्रोन्स, और सभी प्रकार के संरक्षण से। यानी हमारा जो देश था वो किन का गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था। अब अंग्रेजों की ही दासता कर रहे थे लोग। दास का मतलब क्या होता है? जो गुलाम हो जाता है वो। और उन्हीं के ही हमें संरक्षण मिले हुए थे, उन्हीं की ही संरक्षण के अंदर हम कार्य कर रहे थे। तो गांधी जी ने कहा था कि ये मेरा प्रयास रहेगा, जब हम संविधान लिखें तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई दासता या किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण ना हो, उससे मुक्त इंडिया हो, उससे रिलीज इंडिया हो, उससे मुक्त हमारा देश भारत हो। I shall work from an India in which the poorest shall feel that it is their country। ये कह रहे हैं भी मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि जो गरीब से गरीब भी जो लोग हैं वो ये महसूस करेंगे कि ये मेरा देश है। इन होज मेकिंग देयर हैव टू इफेक्टिव वॉइस, उनकी आवाज है उसको मैं और भी ज्यादा मजबूत करूंगा। एन इंडिया इन विच देयर शैल बी हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ पीपल, यानी एक ऐसा भारत जहां पर उच्च जाति के लोग और निम्न जाति के लोग साथ साथ रह सकें। एन इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटीज सेव लाइव ए प्रॉपर हार्मनी, यानी सभी प्रकार की जो कम्युनिटी है, सभी प्रकार की जो जाति है, सभी प्रकार की जो जात बिरादरी है, वो एक आपसी सामंजस्य के अंदर, परफेक्ट हार्मनी के अंदर, इंडिया के अंदर वो रह सकें। एक ऐसे भारत का निर्माण करूंगा। देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द क्रश ऑफ अनटचेबिलिटी एंड द क्रश ऑफ अनटॉक्सिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। ये कह रहे हैं देयर कैन बी नो रूम्स। नो रूम्स का मतलब होता है किसी भी प्रकार की कोई जगह नहीं होगी इन इंडिया, यानी भारत के अंदर, एंड इंडिया फॉर ए क्रश ऑफ अनटचेबिलिटी, किसी प्रकार की अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, किसको छूना है किसको नहीं छूना है, अनटचेबिलिटी होती है ना जो। और जो क्रश ऑफ द अनटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, यानी किसी भी प्रकार के जो मादक पदार्थ हैं, जो ड्रग्स हैं, कोई अस्पृश्यता है, वो हमारे देश में किसी भी प्रकार की कोई जगह उसमें नहीं होगी। वुमेन विल इंजॉय द सेम राइट एज मैन, यानी जो औरतें हैं वो आनंद ले सकेंगी द सेम राइट एज मैन, यानी जो आदमियों को जो अधिकार मिला हुआ है वही अधिकार औरतों को भी मिलेगा। अपने अधिकार, कैसे अधिकार? भाई आने का अधिकार, जाने का अधिकार, धर्म का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे समानता का अधिकार है, फिर उनको कुछ भी खाने पीने का अधिकार है, और कहीं भी घूमने का अधिकार है, कुछ भी पहनने का अधिकार है, वोट का अधिकार है। बहुत सारे राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सब लोगों को दिए हुए हैं। तो उसमें मैन और वुमेन वो क्या है? इक्वली है। आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स। अब ये कह रहे हैं कि भाई इससे ज्यादा संतोषजनक बात कोई भी और नहीं होगी। ये महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के अंदर 1931 के अंदर ये किताबें लिखी हैं। अब बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ वुमेन्स को राइट नहीं है। ठीक है, आपको बताया था पहले कि जो वोटिंग राइट है हमारे यहाँ पे 18 ईयर्स अगर कंप्लीट हो जाती है, कोई भी वुमेन है या मैन है, तो उनको वोटिंग राइट मिलता है। बट जैसे सऊदी अरबिया एक कंट्री है, ठीक है, वहाँ पर वुमेन को कोई राइट्स नहीं है, किसके वोटिंग के कोई राइट्स नहीं है, वो अपनी पसंद का कोई लीडर्स चूज नहीं कर सकती हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर क्या है? मैन एंड वुमेन को इक्वली राइट मिले हुए हैं। अब इसके बाद है कि दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया, यानी ये जो भारत का एक सपना था, दैट हैज eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in making of the constitution, but he had different understanding of how inequalities could be removed। यानी ये इस प्रकार का जैसे कोई सपना था, ठीक है, जो एलिमिनेट हुआ था, इनइक्वालिटी मतलब असमानता में, वह शेयर्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर, जो भारत के जो डॉक्टर अम्बेडकर थे, ठीक है, उन्होंने एक मुख्य रोल बनाया था भारत के संविधान को बनाने में। इनका एक मुख्य रोल था, मेजर रोल था इनका, किनका? डॉक्टर अम्बेडकर का। उनकी एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग थी किसमें? इनइक्वालिटी के बारे में, असमानता के बारे में। ही ऑफन बैटरली क्रिटिसाइज्ड महात्मा गांधी एंड हिज विजन। बैटरली क्रिटिसाइज का मतलब होता है कटु आलोचना, और वो कभी कभार जो महात्मा गांधी जो हैं, इनका जो विजन था इसकी बहुत ही कटु आलोचना करते थे। इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाई सेटेड हिज एग्जेंटली वेरी क्लियरली, यानी उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके अंदर ये अपना एक स्पीच दिया था। वो क्या था? ऑन द 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंट्री लाइफ ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शंस इन द पॉलिटिक्स, वी विल हैव इक्वली एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। ये कह रहे हैं 26 जनवरी 1950 को वी आर गोइंग एंट्री लाइफ
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम एक ऐसे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। इन पॉलिटिक्स यानी राजनीति के अंदर वी विल हैव इक्वलिटी, यानी राजनीति के अंदर हम समान रूप से हैं। एंड सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल इनइक्वलिटी, लेकिन अभी भी सामाजिक और जो आर्थिक जो जीवन है उसमें हम अभी भी असमान हैं। इन पॉलिटिक्स वी विल रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू। इन पॉलिटिक्स यानी राजनीति के अंदर वी विल रिकॉग्नाइज, हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ, यानी एक सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत अपनाना चाहिए कि वन मैन वन वोट, यानी एक आदमी और उसको एक वोट का अधिकार और उस एक वोट की एक ही वैल्यू हो। ठीक है। इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, हमारी सामाजिक और जो आर्थिक जीवन है उसमें वी शैल बाय रीजन बाय आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिने एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन एंड वन वैल्यू। ये कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसे लगातार हम उनको डिने कर रहे हैं, ऐसे सिद्धांतों को जिसमें वन मैन और वन वैल्यू हो। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लाइव दिस लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शंस। हाउ लॉन्ग शैल, ये कह रहे वन मैन एंड वन वैल्यू एंड हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू, यानी हम कितने लंबे समय तक ये लगातार रखेंगे कि लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, यानी किसी भी जीवन है, ठीक है, या उसके जीने का तरीका है उसको हम काट दें, यानी किसी को काट छांट करें या उसको भाई हटा दें। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू ए डिने इक्वलिटी ऑन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, कितना लंबे समय तक हम इसको लगातार हम भाई डिने करते जाएंगे, इसको छोड़ते जाएंगे, जो हमारी सामाजिक और आर्थिक लाइफ है इसकी इक्वलिटी को, इसकी समानता को। इफ वी कंटिन्यू टू डिने इट लॉन्ग, अगर लगातार हम इसको डिने करते गए, हम इसको लगातार इसको आगे मतलब भाई बढ़ाते ही गए, वी विल डू सो ओनली बाई पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल। तो ये कह रहा है कि भाई वी शैल डू ओनली बाई पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल। ये कह रहे हैं कि जो राजनीतिक जो लोकतंत्र है, ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, इसको पेरिल का मतलब होता है जोखिम, किसी भी प्रकार के संकट में डालना। तो अगर ये लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा, इनइक्वालिटी ऐसी ही चलती रही, तो जो राजनीतिक जो लोकतंत्र है उसको भी हम अपने जोखिम में डाल देंगे। ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब इसमें नीचे है कि फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू गिविंग ए फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द स्ट्रोक मिडनाइट ऑन अगस्त 15, 1947। अब ये कह रहे हैं वही लास्ट में हम पंडित जवाहरलाल जो नेहरू हैं उन्होंने एक प्रसिद्ध जो स्पीच दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के अंदर, तो स्ट्रोक मिडनाइट एट अगस्त 15, 1947, जो आधी रात 15 अगस्त 1947 को जो दिया गया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो स्पीच है इसको हम कल देखेंगे, काफ़ी बड़ा है, और फिर इसके आगे का जो पार्ट है वो कल पढ़ेंगे। आज जो पढ़ाया है इसमें से अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप पूछ लीजिए और इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। जो हमारी गाइडिंग वैल्यूज हैं जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर हैं वो क्या हैं, इनके बारे में आप डिटेल में एक बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए इसको दोबारा से एक बार देख के, और जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप पूछ सकते हैं।